हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम लोगों ने एलटी गणित की एक विशेष सीरीज चलाई है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज हम दोस्तों इसी क्रम में आपके लिए एनडीए का पेपर लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यू जो कि बेस्ड होंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री पर। दोस्तों, यह क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि दोस्तों ये एनडीए एग्ज़ाम में आए हुए हैं। 2020 का एग्ज़ाम है और उसके क्वेश्चंस मैं आपके लिए सेलेक्टिवली लेकर आया हूं ताकि आपको फ़ायदा मिले आने वाले एग्ज़ाम में। ज़्यादातर हमारी स्टेट गवर्नमेंट की टेंडेंसी रहती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुए होते हैं उन्हीं से ये क्वेश्चंस को पिकअप करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, एनडीए में आया हुआ है 2020 का। मैं पेपर ये सॉल्व कर रहा हूँ। इस पर स्पेशली मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन लॉग कॉस एक्स साइन एक्स बराबर 1, जहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 से लेके π/2 है। ठीक, सबसे पहले तो आप ये सब चीज़ें छोड़िए, आप ये बताइए कि लॉग की वैल्यू 1 कब होती है? जब आपका बेस और पावर सेम होती है। ठीक है ना, लॉग ए बेस ए जब दोनों के दोनों सेम होते हैं तभी इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। होती ही नहीं होती है। तो आपने को बस सीधा सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है कि इसका मतलब ये है कि जो साइन एक्स है और वो कॉस एक्स है, दोनों के दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के दोनों कब बराबर होते हैं? जब एक्स बराबर क्या होता है? π/4। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर है π/4। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए लॉग ए बेस ए 1 होता है, तो यानी कि कॉस एक्स और साइन एक्स दोनों के दोनों बराबर होंगे, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। इसका मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स कब बराबर होंगे? आपको दिया हुआ है कि एंगल इज लाइंग बिटवीन 0 to π/2, तो हेंस π/4 इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट्स पे। इफ डेल्टा इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसकी आपकी वैल्यू है डेल्टा, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आप जानते हैं अगर आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज जानते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस पहले वाले अगर आप कॉलम से देखें तो यहाँ से P कॉमन आ जाएगा, और अगर आप तीसरे कॉलम से देखें तो Q कॉमन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ, PQ कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ओके, तो एक्चुअली इसकी वैल्यू कितनी है? डेल्टा है, तो एक्चुअली वैल्यू हो जाएगी PQ डेल्टा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, तो ये इसका डी इसका राइट आंसर है। ओके, आई होप कि इसमें कुछ भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 4 दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो देखिए आपको इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक, अब हम यहाँ पर दोस्तों एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन की मदद से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो मैं पहला ऑपरेशन आपको बता देता हूँ। मैं क्या करूँगा, C1 में C1 C2 C3 ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या होगा देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। देखिए तीनों में आ जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पर बचेगा बी सी ए बी। ओके, अब आप देखिए पहले वाले में से आप a प्लस बी प्लस सी, यानी पहले कॉलम में से आप a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे। सिंपली मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ डिटर्मिनेंट्स की, एलिमेंट्री ऑपरेशन से सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर बचेगा देखिए 1 1 1, ये बच जाएगा बी सी सी ए बी। यहाँ तक तो दोस्तों कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद देखिए क्योंकि यहाँ पर आ गया 1 1 1, तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R2 माइनस R1। R2 में से मैं R1 को माइनस करूंगा, और इसके अलावा मैं R3 में से R1 को माइनस करूंगा। आप भी कॉपी पेन पकड़िए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0, और B और C, क्योंकि ये तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा C माइनस बी एंड A माइनस सी, एंड देन A माइनस बी और B माइनस सी। ठीक हो गया। अब एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, मैं इस वाले पार्ट को मिटा देता हूँ। देखिए अब आप इसको सॉल्व करिए फटाफट से। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, ध्यान रहे a प्लस बी प्लस सी भी बाहर से हैं, तो a प्लस बी प्लस सी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी
इनटू, अब आप इसको खोलिए, देखिए आप क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में आप खोल दीजिए, ठीक। तो अगर आप पहली कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए c माइनस बी इंटू बी माइनस सी, यानी माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। और इसके बाद माइनस ए माइनस बी ए माइनस सी, ए माइनस बी ए माइनस सी, ठीक है भाई, ठीक। अब जैसे जैसे इसको सॉल्व करते जाते हैं, नीचे का मिटाते जाते हैं, कोई इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, हमारे पास जगह बच जाएगी कुछ। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर, देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू, देखिए इसको आप खोलिए, ये हो जाएगा भाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, है ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ओके। और फिर यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी ए प्लस बी सी, ओके। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी, देखिए क्या होगा अब आगे, a प्लस बी प्लस सी इंटू, देखिए यहाँ पर आप अगर आप a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको मैं साथ में ले लेता हूँ तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा बाहर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके। और देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये माइनस है तो ये दोनों तो क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका माइनस में, और ये माइनस माइनस का बन गया प्लस में, तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर आपका, जो बचेगा ये बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक हो गया। आप सॉल्व करके देख लीजिए। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको 0 दी हुई है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर बच जाएगा आपका माइनस, बाहर से माइनस ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक हो गया। यहाँ तक तो कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, वरना क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आप इसको देखते चले जाइए, ठीक है। आप इसको सॉल्व भी करते रहिएगा और देखते भी रहिए, ठीक है, कैसे कैसे मैं करते जा रहा हूँ। अब आप बताइए इसके आगे क्या होना चाहिए। इसके आगे अब कुछ नहीं होगा, इसके आगे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, ठीक है ना। तो जो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी सी माइनस सी, मतलब प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप देखिए ये वैल्यू तो 0 है, ये वैल्यू तो आपको 0 दी हुई है ना, ये वैल्यू तो 0 है, तो बस ये बच जाएगा। तो एक्चुअली क्या हो गया, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। अब आप बताइए a प्लस बी प्लस सी की क्या वैल्यू दे रखी है, 4 दे रखी है, तो -4 का क्यूब याद, दैट इज 64। तो इसका आंसर कितना हो गया, -64, ओके। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A1 A2 A3 से लेकर A9 आर इन GP, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। इस डिटर्मिनेंट की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए आपको ये सारे GP में दे रखे हैं, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, अगर ये सबके सब GP में है तो देखिए GP की आपको सीरीज याद है ना, कैसे करते हैं, ऐसे होती है AR, है ना, फिर अगले क्या होता है AR स्क्वायर से लेकर आपके चलती रहती है, और कहाँ तक होती है AR की पावर n-1, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, A को मैं A1 मान लेता हूँ, इस ये क्या हो जाएगी, ऑफकोर्स A2, ये हो जाएगा A3, इस तरह से जो A9 होगा, बताओ क्या होगा दोस्तों, ये होगा AR की पावर 8, ठीक है। क्योंकि ये सारे के सारे GP में है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मान लेते हैं कॉमन रेशियो इनका R है, ठीक है ना। तो भाई A1 A2 A3 से लेकर A9 अगर GP में है तो हम इनको इस तरह से मान लेते हैं, लेट इनका फर्स्ट टर्म A है, फर्स्ट टर्म A1 को A मान लिया, और फिर उसके बाद जो अगला A2 होगा वो AR, A3 AR स्क्वायर, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप थोड़ा सा देखिए जरा यहाँ पर, इसको डिटर्मिनेंट को जाने से पहले देखिए मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ। देखिए ये है log A2, ठीक है, log A2 है, और यहाँ पर है आपका log A1 और log A3, ठीक है। मैं काम करता हूँ, log A1 और log A3 को ऐड करके बताता हूँ आपको। देखिए log A1 और प्लस log A3 को ऐड करके क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा log A प्लस log B, आपको पता है क्या होता है log AB, तो ये हो जाएगा A1 इंटू A3, ठीक है।
देखिए क्या होने वाला है आगे, तो ये हो जाएगा आपका log A1 की वैल्यू क्या है, मैंने आपको पहले बताया A1 की वैल्यू है A और A3 की वैल्यू है AR²। ठीक है भाई, अब देखिए क्या होगा, ये A² AR², तो ये हो जाएगा 2 log AR। ठीक है भाई, 2 log AR। अब 2 log AR का मतलब क्या है, AR क्या है बताइए, AR है एक्चुअली A2, 2 log A2। बस इसका मतलब ये है कि अगर मैं C1 और C2 को ऐड करूं तो वो आता है ट्वाइस ऑफ C2 के, मतलब C1 और C3 को ऐड करके, C1 और C3 को ऐड करके आता है ट्वाइस ऑफ C3, यही तो है इसका मतलब। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, अभी एक काम करते हैं, एक और चेक कर लेते हैं, अभी आपको थोड़ा शंका हो रही है, थोड़ा सा इसका समाधान और कर लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। चलो A4 और A6 को ऐड करते हैं, देखिए A4 और A6 को मैं ऐड करता हूं, तो log A4 प्लस log A6, देखिए क्या आता है, तो देखिए यहां पर आएगा log A4 इंटू A6। ठीक है, अब आप बताइए A4 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी AR³। ठीक है ना, देखिए कितना सिंपल है, इसकी वैल्यू होगी AR⁵। ठीक है, अब आप देखिए ये हो जाएगा log A² R⁸8। अब 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, log m⁴n n log m होता है, तो क्या बच जाएगा बताओ दोस्तों, log AR⁴। अब AR⁴ एक्चुअली क्या है, A5 है ना, तो फिर ये देखो प्रूफ हो गया ना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम C1 और C3 को ऐड करते हैं तो एक्चुअली आपका क्या जाता है, ट्वाइस ऑफ क्या जाता है, C2 आ जाता है। बस यही ऑपरेशन लगा देना है, कहने का मतलब है आप एक काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और C1 और C3 को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यानी ये बीच वाले क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, है ना। और जब इसमें पूरे 0 0 0 हो गए तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो ऑपरेशन क्या है, आप क्या करो, C1 और C2 को ऐड करो, ठीक है ना, C1 या फिर आप C1 और C3 को ऐड करो, और या फिर आप एक काम करो 2 कॉमन ले लो और फिर उसके बाद ये माइनस कर दो। लेकिन कहाँ पढ़ते हो इतने पछड़े में, आपको पता है दोनों को ऐड करके मिडिल वाला टर्म आ रहा है, बस इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 1/2 कर दो, बस खेल खत्म। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब आपका इसका जो डिफरेंस है वो 0 आएगा, तो यानी इसमें एक पूरा कॉलम 0 हो गया। अगर पूरा कॉलम 0 हो गया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी, 0 हो गई। हेंस इसका राइट आंसर कितना हो गया दोस्तों, पहला वाला। चलो ये आंसर ही नहीं दिख रहा है यहाँ पर, पहला वाला, यानी इसका पहला आंसर 0। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, आप एग्जाम की दृष्टि से देखिए इसको किस तरीके से करना है। ठीक दोस्त, ओके, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि इफ A and B आर 2 मैट्रिक्स सच दैट AB इज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक हो गया, देखिए आप सबसे पहले देखिए A और B मैट्रिक्स हैं, ठीक है, और इन AB का जो ऑर्डर आया वो आया n क्रॉस n। चलो ठीक हो गया, AB का ऑर्डर आया n क्रॉस n। अब आप बताइए AB का ऑर्डर n क्रॉस n कैसे आ सकता है। लेट सपोज करो A, आप मैं मानता हूँ A कोई मैट्रिक्स है, क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करते तो कैसे होते हैं, ऐसे तो करते हैं भाई, m क्रॉस n इंटू n क्रॉस p, यही तो होता है, तो n बीच का गायब हो जाता है, तो m और p। इसका मतलब क्या है कि भाई जो A है, A में यहाँ तो n रहा होगा, नंबर ऑफ कोर्स रो, ठीक है, A में नंबर ऑफ रोज आपकी क्या रहेंगी, डेफिनेटली n रही होंगी। इसी तरह से B में नंबर ऑफ कॉलम भी n रहे होंगे, ठीक है ना, ये तो होना ही होना है। तो अब आप बताइए, अब भाई मल्टीप्लाई कब होता है, मल्टीप्लाई तभी होता है जब आपकी A में नंबर ऑफ कॉलम B के नंबर ऑफ रोज के बराबर होते हैं। तो अगर ये m है तो ये भी m होगा नहीं होगा। तो भाई सीधी बात है भाई, n क्रॉस m को जब आप m क्रॉस n से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके n क्रॉस n आएगा, सीधा सा लॉजिक है, ठीक है ना। वरना ये दोनों का तो सेम होना बहुत जरूरी है, और क्योंकि आपको n क्रॉस n चाहिए तो इसका मतलब, तो भाई अब आप देख लीजिए कि आपकी सिचुएशन है कि एक n क्रॉस m की होगी तो एक m क्रॉस n की होगी, ठीक है ना। तो अब आप देखिए क्या आपके ऑप्शन है, ऑप्शन क्या कहते हैं, देखिए A एंड B शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, नहीं, एक n क्रॉस m की है, एक m क्रॉस n की है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। आइदर A और B शुड बी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, नो, नॉट नेसेसरली, कोई भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। बोथ A एंड B शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर, बिल्कुल नहीं, देखिए इसका n क्रॉस m है, इसका m क्रॉस n है, ऑर्डर ऑफ A एंड B नीड नॉट टू बी सेम, बस ये इसका आंसर है।
ऑर्डर ऑफ ए एंड बी नीड नॉट टू बी सेम, ये इसको जस्टिफाई करता है। भाई एन क्रॉस एम है और एम क्रॉस एन हो गया, तो इनका ऑर्डर सेम तो नहीं है, तो बस ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके इसके बाद एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर आर पॉसिबल विद एलिमेंट्स कंप्राइजिंग ऑल प्राइम नंबर लेस देन 30। ठीक हो गया, आपको बताना है कि ऐसी कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर की, जो मतलब जिनमें एलिमेंट्स होंगे आपके ऑल प्राइम नंबर लेस देन 30। अब आप बताइए प्राइम नंबर लेस देन 30 क्या क्या हो सकते हैं, बताइए क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि 2, 3, फिर इसके बाद अगला क्या होता है 5, 7, फिर 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 होता है, फिर 13, फिर इसके बाद 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 और फिर आपका 19 एंड देन 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23, फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29। ये तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यानी आपके पास दोस्तों 10 एलिमेंट है, आपने बताना है कि इससे मैट्रिक्स कितनी बन सकती है, कितने ऑर्डर की बन सकती है। तो आपको पता है भाई मैट्रिक्स कैसे बनती है, आपको तो पता है ना, मैट्रिक्स बनती है एम क्रॉस एन ऑर्डर की। तो बनाइए, देखिए आपको क्या करना है, 10 के फैक्टर करने पड़ेंगे। आपके पास 10 एलिमेंट है, बनाइए कैसी कैसी मैट्रिक्स हो सकती है, बताओ 10 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। एक तो हो सकता है 10 इंटू 1 है ना, एक हो सकता है 1 इंटू 10, एक क्या हो सकता है 2 इंटू 5 और एक हो सकता है 5 इंटू 2। इसके अलावा कोई बन सकती है मैट्रिक्स, बताइए आपको बस। तो एक आपकी सीधी सीधी बात है, एक आपकी क्या हो गई 10 क्रॉस 1 की आपकी एक रो मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना। सॉरी ये आपकी क्या होगी कॉलम मैट्रिक्स हो गई, एक आपकी होगी रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। रो मैट्रिक्स में क्या होगी, एक रो होंगी और बाकी कॉलम होंगे। बाकी एक आपकी 10 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी जिसमें सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है। और एक 2 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 2। इसके अलावा आपको कोई डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका ही नहीं, आप 10 के और कोई फैक्टर निकाल ही नहीं सकते ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, 4 बनेंगी, दैट्स इट, ठीक है ना। यही तो कह रहा है कि हाउ मेनी मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर आर पॉसिबल विद एलिमेंट्स कंप्राइजिंग ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 30। यानी कि आपको मैट्रिक्स में ऑल प्राइम नंबर लेस देन 30। तो एक मैट्रिक्स तो ऐसी हो गई है, देखो ये कौन सी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। तो ये तो हो गई आपकी 10 क्रॉस 1 की, ठीक है। सॉरी मैं बार बार गलत लिख दे रहा हूँ, 1 क्रॉस 10 की, ठीक है ना। इसमें एक रो है 10 कॉलम। अब एक मैट्रिक्स ऐसे खड़े में बनेगी, ठीक है। अब बाकी अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको 10 के फैक्टर करने पड़ेंगे। अब 10 के फैक्टर आप 1 के अलावा क्या क्या हो सकते हैं, एक 2 और 5 भी तो होता है। तो भाई एक होगी 2 क्रॉस 5 और एक होगी 5 क्रॉस 2, दैट्स इट। तो यानी टोटल कितनी होगी 4, ठीक। इस तरीके से हम इसको करेंगे, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लेट ए बराबर है पी क्यू आर एस, वेर पी क्यू आर एस आर एनी 4 डिफरेंट प्राइम नंबर लेस देन 20, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखिए अब आप बताइए ए की वैल्यू क्या होगी, पहले बताइए। पी एस माइनस क्यू आर होगी, ठीक है। अब आप 20 से लेस, जो 20 से लेस देन आपके जो प्राइम नंबर होते हैं वो कौन कौन होते हैं। देखिए सबसे पहले एक होता है 2, 3, इस तरह से चलते जाते हैं, और एक क्या होता है आपका 17 और फिर 19, ठीक हो गया। तो आपने कुछ नहीं देखना, आपने भाई सीधी सीधी बात है, जो आपके दो बड़े हैं उनमें से दो छोटों को माइनस कर दो, और क्या करना है। क्यों, आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू तो यही हो सकती है कि जब आप क्या करोगे 19 इंटू 17 करोगे माइनस 2 इंटू 3, ठीक है ना, 2 इंटू 3 कर लो, ठीक भाई। आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अभी आप बताओ ये मैक्सिमम कब होगी, जब पी एस मैक्सिमम होगा और क्यू आर मिनिमम होगा। पी एस मैक्सिमम कब होगा, जब आप मैक्सिमम जो आपके 20 से लेस के जो सबसे बड़े प्राइम नंबर कौन कौन है, 19 और 17 है, तो 19 और 17 को लोगे। और क्यू आर सबसे छोटा कब होगा, जब आप क्या करोगे, जब दो मिनिमम को लोगे। दो मिनिमम कौन है, 2 और 3 है। तो 19 इंटू 70 माइनस 3 इंटू 2 कर लो, तो एक्चुअली कितना होगा, 9 सत्ते हो गया 63। चलो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 सत्ते हो गया 63, 6 और 7 कम 7 7 6 14, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 19, 3 9 और 4 13, 333। तो ये हो जाएगा आपका 333 माइनस 6, 333 माइनस 6 कितना हो गया आपका, टोटल हो गया 327। तो 327 इज़ अ राइट आंसर, ओके। तो 327 इसका राइट आंसर है। यहाँ तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, इसका 327 दोस्तों इसका राइट आंसर है। कहीं ना कहीं इसमें ऑप्शन में गलती हुई है, वैसे भी बाद में इसमें कोई संशोधन हुआ होगा, ये तो हमने पेपर उठाया एज इट इज़, तो कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं कि भाई पी एस माइनस क्यू आर है। अगर आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आप उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपके जो मैक्सिमम
इसको आपने मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। भाई पी एस की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब आप 20 से लेस, बिल्कुल जो आपके जो सबसे जो बिल्कुल लेस वाले प्राइम नंबर है उनको लेंगे। कौन कौन होंगे, 19 और 17, जो सबसे बड़े प्राइम नंबर है उन्हीं को तो लोगे, 19 और 17। और क्यू आर में क्या लोगे, जो सबसे छोटे 2 और 3, तो तभी तो होगा। और आपसे कह रहा है कि भाई डिफरेंट है, ऐसा भी नहीं कि कोई रिपीटेशन हो जाए, भाई 19 इंटू 19 हो जाए, 2 इंटू 2 हो जाए, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपसे कह रहा है कि भाई पी क्यू आर एस चारों के चारों डिफरेंट है, तो डिफरेंट वाले केस में तो यही हो सकता है। आपको कोई और आइडिया हो तो बताना, वरना मेरे हिसाब से तो यही आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, cot 2x cot 4x माइनस cot 4x cot 6x माइनस cot 6x cot 2x, ठीक हो गया। इस क्वेश्चन की आपने बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए आप कुछ मत करिए, इसमें आप सबसे पहले टर्म को छोड़ दीजिए और लास्ट के 2 टर्म को देखिए, ठीक है। पहला टर्म को मैं छोड़ देता हूँ, लास्ट के 2 टर्म को देखता हूँ। इसमें से देखिए क्या कॉमन आएगा, cot 6x कॉमन आ जाएगा माइनस में, तो बचेगा क्या अंदर, बचेगा अंदर ये बचेगा cot 4x प्लस cot 2x, ठीक है। बस यहीं पर आपका खेल खत्म हो गया, ठीक। अब आप देखिए cot 6x को मैं cot 4x प्लस 2x लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब आपको cot a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, ये होता है cot a cot b माइनस cot a प्लस cot b, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये देखिए क्या हो जाएगा, cot a cot b cot 2x माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा cot a प्लस cot b। बस इस फॉर्मूले का लगा देना है, यहीं पर ही आपका क्वेश्चन नंबर खत्म हो जाता है, ठीक है। आप ओरली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा cot 2x cot 4x माइनस cot 6x की वैल्यू ये है, ठीक है। cot 6x की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा देखिए cot 2x cot 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot 4x प्लस cot 2x इंटू cot 4x प्लस cot 2x, ठीक है। अब देखिए ये और ये कैंसल आउट हो गए, ओके। इसको मिटा देते हैं, अब देखिए माइनस आएगा तो देखिए माइनस से ये भी कैंसिल्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि cot 2x है, cot 2x माइनस cot 2x, ठीक, ये कट जाएगा, तो माइनस माइनस अंदर क्या हो जाएगा, +1। बस ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इसका सी राइट आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी लेंदी लग रहा है लेकिन है नहीं, आपने सिर्फ 2 पार्ट को ही लेना है, उसके बाद cot 6x को आपने खोल देना है इस टाइप की फॉर्म में, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 10x बराबर है -3/4 और आपको x इज इन अ सेकेंड क्वाड्रेंट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x इंटू cos x, ठीक हो गया। x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, अगर x सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन होता है पॉजिटिव, cos x होता है नेगेटिव, तो कुछ नहीं करना आपको, ये 3 है ये 4 है, तो ये कितना होगा 5 होगा, सभी को पता है। अब आप बताइए sin x क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा पॉजिटिव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और cos x हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है cos x आपका जो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, करो इनको मल्टीप्लाई, 4 तियां 12, 5 पंजे 25, तो -12/25, तो डी इसका राइट आंसर है। ओके, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। 10x आपको दे रखा है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin x आपका पॉजिटिव होता है लेकिन cos x नेगेटिव होता है। ये फॉर्मूला याद रखना हमेशा, क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी में ऑल, पहले क्वाड्रेंट में ऑल का मतलब है सारे पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, ये पॉजिटिव रहते हैं, इनको छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में 2 4 होता है 10 और कॉट, इनको छोड़ के सारे नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका उल्टा क्या होता है, सेक, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, ऐसे बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान में रखना, ट्रिग्नोमेट्री को करना है अच्छे से, तो ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, cos x 7π/6
इंटू सेक 5 पाई/6। अब आप बताइए कॉसेक 7 पाई/6 को आप क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई/6 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप लिखेंगे सेक, देखिए सेक 5 पाई, इसको 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 6 पाई माइनस पाई/3 लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। 5 पाई को देखिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए ना, इसको तोड़ने का तरीका क्या रहता है, जो नीचे वाला आता है नीचे वाले के मल्टीपल में तोड़ना चाहिए हमेशा, इस तरीके से हम लिखते हैं। जैसे 7 पाई है, 7 पाई को मैं क्या लिखूंगा, 6 पाई प्लस पाई/6 लिखता हूँ, तरीका ये रहता है। 5 पाई है, 5 पाई का जो 3 का मल्टीपल है कौन है पास का, 6 पाई है, तो 6 पाई माइनस पाई/6 ऐसे करके हम इसको ब्रेक करते हैं। आप इसको याद रखना चाहिए इस तरीके को, ठीक है ना। ये भी एक ट्रिक होती है, मतलब आप किस तरीके से इनको तोड़ें। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, कॉसेक कॉसेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है। साइन को ध्यान में रखो बस। ऐड शुगर टू कॉफी, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉसेक नेगेटिव हो जाता है। अब आप देखिए ये आ जाएगा सेक 3 2 जा होता है 6, 2 पाई, 2 पाई माइनस पाई/3, 2 पाई माइनस पाई/3 का मतलब है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी देखा हमने सेक, सॉरी ऐड शुगर टू कॉफी के अकॉर्डिंग फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक भी आपका पॉजिटिव होता है, तो यानी कितना हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए कॉसेक पाई/6 यानी साइन पाई/6 का उल्टा, साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का उल्टा कितना होगा 2, और सेक पाई/3 यानी कॉस 30 का, कॉस 60 का उल्टा, कॉस 60 का उल्टा भी 2 ही होगा, तो ये हो जाएगा -4। तो -4 इसका राइट आंसर है, सी वाला, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, इफ़ द डिटर्मिनेंट देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आप कुछ मत करिए, आपको रो 1 रो 2 और रो 3 दिख रही है ना, इसमें रो 2 को ध्यान से देखिए। रो 2 के रिस्पेक्ट में मैं इसको खोल देता हूँ, तो देखिए रो 2 के मैं रिस्पेक्ट में इसको खोल दूंगा तो ये बच जाएगा x² - 1 बराबर 0, ठीक है। मैं काम करता हूँ, सब मिटा देता हूँ। रो 2 के रिस्पेक्ट में इसको आप खोलो तो ये बचेगा x² - 1 बराबर 0, हालांकि बाहर से माइनस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं उधर, तो भाई x बराबर क्या आ जाएगा, +-1 हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया भी था। देखिए किस तरीके से करेंगे, 1031 1033 1035 1059 का मान क्या एनडीए में आया हुआ है, देखिए किस तरीके से करेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनको साथ ले लेते हैं, सेकंड और इसके बाद सेकंड लास्ट। तो देखिए क्या होगा, मैं एक काम करूंगा, इनको साथ ले लूंगा, ये हो जाएगा 1031 1059 साथ ले लेना है, ठीक है। ऐसी सेकंड और सेकंड लास्ट को साथ में लो, ये हो जाएगा 1033 और 1057, ठीक है। ऐसे चलती रहेगी कड़ी, तो लास्ट में आपका क्या बन जाएगा 1044 और 1046 आ जाएगा साथ में, और 1045 अलग हो जाएगा। 1045 की वैल्यू तो क्या होती है, 1 होती है। अब आप देखो 1031 यानी 1090 माइनस 59, 1090 माइनस 59 क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट 59, ठीक है भाई। भाई आप 90 में से अगर आप 31 माइनस करेंगे 59, तो ये कॉट 59 है, और ये आपका कितना है 1059, ओके। इसी तरह से ये है आपका कॉट 57, ये वाला आपका कॉट 57 है, और ये आपका 1057। अब ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो ये काट देंगे। इस तरह से 1044 ये क्या है, कॉट 44, सॉरी कॉट 46, आई मीन टू से 1046, और इसकी वैल्यू तो 1 है। तो देखो ये सब कट गए आपस में, यानी एक दूसरे के उल्टे हैं रेसिप्रोकल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हैंस इसका आंसर कितना हो गया, 1। ये मैंने आपको लास्ट टाइम पे टिग्नोमेट्री वाली वीडियो में बताया भी था क्वेश्चन। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपके लिए सेलेक्टिव क्वेश्चन लाता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, और एनडीए के क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यूपीएससी से हमेशा से यूकेपीएससी कहीं ना कहीं कॉपी करता है, कई सारे क्वेश्चन वहाँ से कॉपी करने का प्रयास करता है। तो हमें हमेशा यूपीएससी में जितने भी क्वेश्चन आए रहते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी क्वेश्चन आए रहते हैं इधर उधर, हमें हमेशा उनको ट्राई करते रहना चाहिए, उससे हमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं सीखने को, ओके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि f(x) बराबर इतना है, देख लीजिए आप ध्यान से, तो आपको f-1 f0 और f1 की वैल्यू को निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इसको अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप सबसे पहले देखो आप इसमें रो नंबर 2, देखिए रो नंबर 2 में से x कॉमन आ रहा है ना, सब में से x कॉमन आ रहा है, ठीक। अब क्योंकि भाई हम तो ऐसे ही करते हैं, डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम से कॉमन लेते हैं, ठीक। अब आप देखिए दोस्तों, रो नंबर 3 में से x-1 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना।
इसी तरह से अगर आप कॉलम नंबर 3 को देखें तो उसमें से x+1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब बाकी क्या बचा हमें से कोई मतलब नहीं। बाकी सपोज करो हमने डिटर्मिनेंट है, इसको हमने डेल्टा मान लिया, इसमें से हमने x+1 और x+1 कॉमन ले लिया। अब आप निकालो, देखो इसकी वैल्यू क्या है आपकी fx है ना। अब रखो, अब आप बताइए f-1 क्या हो जाएगा, बताइए। यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये ऑफकोर्स 0 हो जाएगा। अब आप रखिए f0 में ये 0 हो जाएगा तो ये 0 हो गया। और इसी तरह से f अगर आप 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखने पे 0 हो जाएगा, है ना। तो भाई इसका मतलब इन तीनों का सम कितना हो गया, 0। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्योंकि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर से आपका रो नंबर 2 से x कॉमन आ रहा है, रो नंबर 3 से आपका x-1 कॉमन आ रहा है, और कॉलम नंबर 3 से आपका x+1 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब x-1 और x+1, तो हो गया खत्म ये खेल, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, sin 24 प्लस cos 66, sin 24 माइनस cos 66, ठीक हो गया। देखिए साइन, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बताओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर 24 माइनस कॉस स्क्वायर 66, ठीक हो गया। चलिए अब देखिए आपको एक फॉर्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए इसको ध्यान में रखना है। साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b, इसकी वैल्यू होती है आपकी cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ध्यान में रखना है इस फॉर्मूले को, cos a प्लस बी cos a माइनस बी। अगर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होता। इस फॉर्मूले को आपने ध्यान में रखना है, बस ये फॉर्मूला हो गया खत्म, बस यहाँ से खेल खत्म हो गया। देखिए साइन क्या करना है, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी बताओ, 66 प्लस 24 और cos a माइनस बी डजंट मैटर। देखिए 24 में से 66 माइनस करें या 66, क्योंकि यहाँ पर भाई cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो भाई 66 माइनस 24 कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसीलिए मैंने फॉर्मूले को लिख दिया। कई जगह फॉर्मूला ये हो सकता है भाई cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो इट डजंट मैटर, यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि a माइनस कॉस ए माइनस बी है आपका एक इवन फंक्शन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ठीक है। बस आप इसको इस तरीके से याद कर लो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी में आपका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट मैटर करेगा। जब आप कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी करेंगे, वहाँ पर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर होगा, तो वहाँ पर मैटर करेगा, क्योंकि वहाँ पर साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है। क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो माइनस साइन है वो मैटर करता है, यहाँ पर मैटर नहीं करता, ठीक है। तो बस अब आप देखिए 66 प्लस 24 होता है 90। अब बाकी इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी आए, इसकी वैल्यू तो होती है 0, तो 0 इंटू कुछ भी आए तो वो 0 ही होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि इसकी वैल्यू डेफिनेटली कोई इन्फाइनाइट तो आने वाली नहीं है, तो जो भी आएगी कोई नंबर ही आएगी माइनस और 1 के बीच में। तो माइनस, क्योंकि भाई cos x आपका एक ऑसिलेटिंग फंक्शन है, -1 से लेकर 1 के बीच में वैल्यू लाई करती है, जो भी आएगी अब हमें क्या पता। तो यहाँ पर जो cos 90 है वो 0 है, तो cos 90 वैल्यू 0 है, तो इसको 0 कर देगा, तो बस इसका आंसर हो गया 0। ओके इसके बाद अगला क्वेश्चन, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा किसके बराबर है। देखिए क्वेश्चन आप किस तरीके से करेंगे। देखिए एक काम करता हूँ मैं, जो कॉट थीटा है ना, मैं इसको 1/10 थीटा लिख देता हूँ और एलसीएम ले लेता हूँ। तो क्या होगा देखिए, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम लेके ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस 1 माइनस, देखिए टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। आप चाहो तो करके देख लो, ठीक, अपॉन यहाँ पर आएगा टेन थीटा, ठीक हो गया, इनटू इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ टेन थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा, ठीक है। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है भाई, ठीक। तो यहाँ पर आप इसको आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या किया मैंने, कॉट थीटा को 1/10 थीटा लिख दिया और एलसीएम ले लिया, ठीक। अब देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी का होल मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो गया, टेन थीटा, ठीक है। अब आप देखिए 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन थीटा, ठीक है। अब आप बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचेगा 2 टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। तो भाई दोनों कैंसिल आउट, तो कितना आ गया आंसर 2, बस। तो इसका आंसर कितना हो गया भाई दोस्तों, 2, ठीक। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व क्वेश्चन आया है, इजी है, लेकिन उसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए वो आपको समझ में आना चाहिए, रादर देन कि आप इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके कितना लंबा हो जाता है ना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन ये भी कहीं ना कहीं उसी पर बेस्ड है। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है। अब देखिए कुछ मत करो, कॉट थीटा की जगह पे 1/10 थीटा रख दो, क्या होगा देखिए।
अगर आप इसको रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप एलसीएम ले लो, देखो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, है ना, ऊपर जाके चला जाएगा tan स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेके सॉल्व कर दिए, देखो कट गया। माइनस इसी तरह से यहाँ पर करो, इसको 1/tan थीटा लिखो, देखो ये आ जाएगा 1 - tan थीटा अपॉन tan थीटा -1 का होल स्क्वायर और इनटू tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो देखिए ये कट गया तो ये बच गया आपका tan स्क्वायर थीटा, ये भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, भले ही -1 आएगा, -1 का स्क्वायर फिर +1 हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 0, तो इसका आंसर 0 हो गया। ठीक है, करना क्या है, cot थीटा की जगह पे 1/tan थीटा रख देना, बहुत सिंपल है। या फिर एक काम करो, 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा करेंगे, उसका उल्टा करेंगे, फिर से tan स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी करो, आपकी मर्जी है। अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 7 sin थीटा + 24 cos थीटा की वैल्यू 25 है, sin थीटा + cos थीटा की वैल्यू को निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, आप इसमें क्या करिए, 25 से डिवाइड कर दीजिए। हमेशा जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए ना 7 sin थीटा + cos थीटा, समझ लेना वो क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। ठीक है, आप हमेशा उसको कोशिश करिए sin a + b की फॉर्म में कन्वर्ट करने का। ठीक है, = 1। देखिए अब मैं काम करता हूं, जो 7/25 है ना, 7/25 को मैं cos 5 मान लेता हूं। ठीक है, मुझे पता है cos 5 है तो sin 5 यही आएगा। देखिए cos 5 अगर 7/25 है तो sin 5 की वैल्यू क्या होगी, √1 - cos स्क्वायर 5। अब आप देखिए 1 - cos स्क्वायर 5 की जो वैल्यू है वो आपकी डेफिनेटली आपकी 24/25 आएगी। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आप देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 625 में से अगर आप 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 को माइनस करें तो देखो कितना आता है, ये आता है 576 आता है। चेक कर लो, 15 में से 9 गया 6 और ये 11 में से 4 गया आपका 7 ही होता है 5, तो 576 किसका स्क्वायर है, 24 का। तो cos 5 की वैल्यू अगर 7/25 है तो sin 5 की वैल्यू 24/25 होगी। देखिए बड़े खूबसूरत क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। ठीक, तो आपने क्या करना है, आपको क्यों किया मैंने साइन थीटा, क्यों किया मैंने ऐसा, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि यहाँ पर sin a + b का फॉर्मूला बन जाए। ये बन जाएगा sin थीटा cos 5 प्लस ये देखिए ये है cos थीटा और sin 5 बराबर 1। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया sin थीटा + 5 का, sin a + b का, sin थीटा + 5 बराबर 1। अब sin की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा + 5 क्या होगा, ऑफकोर्स π/2, यानी इसकी वैल्यू π/2 होगी। बस, यानी थीटा की वैल्यू है π/2 - 5, थीटा की वैल्यू क्या है, π/2 - 5 है। बस हो गया खत्म। चलो इसको मिटा देता हूं, ठीक है पूरा। तो देखिए दोस्तों, अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है और मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, जो थीटा है, थीटा की वैल्यू है π/2 - 5। तो इसका मतलब ये है कि साइन थीटा की वैल्यू होगी साइन π/2 - 5 प्लस इसकी वैल्यू होगी कॉस π/2 - 5, यानी कि कॉस 5 प्लस साइन 5। अब cos 5 की वैल्यू हमें पता है, cos 5 की वैल्यू आपकी कितनी थी, जितनी भी थी, अब हमें नहीं पता 7/25, और sin 5 की वैल्यू कितनी थी आपकी 24/25। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे आगे पीछे ऐड भी कर दो तो हालांकि जो भी रहेगी इसकी वैल्यू, अब आप इन दोनों को ऐड कर दो भाई, सीधी बात है, cos 5 प्लस sin 5, एक उसमें से 7/25 था, अब वैसे भी मैंने सही लिखा है वो 7/25 और 24/25 है, तो इसकी आंसर कितना हो गया 31/35। बस ये इसका आंसर है। ओके, तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 3 cos थीटा बराबर है 4 sin थीटा, तो आपको tan 45 प्लस थीटा की वैल्यू को निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। tan थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा बताइए, cos थीटा को नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा 3/4। अब आप बताइए tan 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला पता है ना, tan 45 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता तो याद कर लो, ये होता है 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। ठीक है, नहीं तो वरना एक काम करो, tan a + b का फॉर्मूला लगा दो। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 + 3/4 अपॉन 1 - 3/4। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा भाई 7/1, यही होना चाहिए, 4 3 7, 7/4 माइनस 1/4 यानी 7, तो इसका 7 राइट आंसर है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन एनडीए में आए हुए हैं,
इस साल 2007, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप एक काम करिए, यूपीएससी की वेबसाइट में जाइए, वहाँ पर एनडीए का पेपर पड़ा होगा 2020 का, उसमें से आप देख लीजिएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं से। कॉस टू ए की वैल्यू क्या होगी? अब कॉस टू ए का फॉर्मूला आता है 10 की टर्म में, क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो बताइए क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/49 अपॉन 1 प्लस 1/49। ठीक है भाई। अब 49 में से एक गया 48 डिवाइडेड बाई 50, यही होना चाहिए। तो 24 डिवाइडेड बाई 25, तो ये इसका राइट आंसर है। ओके, तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के और ट्रिग्नोमेट्री के जो एनडीए के एग्जाम में आए थे। और डेफिनेटली आप देख लीजिएगा, इससे या इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके आने वाले एलटी के एग्ज़ाम में भी। तो इसलिए आप जब भी मेरी वीडियोस को देखें तो इसको पूरा देखें, आपको हमेशा फ़ायदा मिलेगा और हेल्प मिलेगी। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।